हेलो स्टूडेंट्स, आज की टैबलेट में मैं आपको सीपीसी में जो लिमिटेशन एक्ट आता है उसका एक टॉपिक विधिक निर्योग्यता लीगल डिसेबिलिटी पढ़ाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो लिमिटेशन एक्ट है उसमें एक लिमिटेशन पीरियड बताया गया है जिस पीरियड में आपको केस ले आना है। अगर आप उसके बाद केस लाते हो तो आपके केस को वापस कर दिया जाएगा। जनरली वो 3 ईयर्स का है या अपील वगैरह में 90 डेज़ का टाइम दिया गया है। लेकिन कुछ आधार जो धारा 4 से 24 तक में दिए गए हैं सेक्शन 4 to 24 में, वो आपको एनेबल करते हैं, आपको ऐसी अधिकार देते हैं कि उस काल की समाप्ति के बाद भी आप जो है केस कोर्ट में ला सकते हैं। तो वो जो ग्राउंड्स दिए गए हैं वहाँ पे, उन ग्राउंड्स के आधार पे आपका जो पीरियड है लिमिटेशन पीरियड वो 3 ईयर्स से बढ़ करके ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं और कैसे कैसे हो सकता है, उसमें से एक ग्राउंड जो है विधिक निर्योग्यता यानी लीगल डिसेबिलिटी भी है। सेक्शन 6(1) के अनुसार वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, मतलब किसी डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए एट द टाइम फ्रॉम विच इज़ द प्रिस्क्राइब पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड, मतलब जबकि एक टाइम को शुरू होना था उस टाइम वो माइनर था या इंसीन था और एन ईडियट या ईडियट पागल, माइनर यानी अव्यस्क या जड़ व्यक्ति था। He may institute the suit or make the application within the same period after the disability had ceased, मतलब जब जो उसकी डिसेबिलिटी है, जो निर्योग्यता है, जब वो समाप्त हो जाएगी वो उसके बाद केस को ला सकता है। As would otherwise have been allowed from the time specified therefore in the third column of the schedule, जो इसके अंत में एक शेड्यूल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आप इतने टाइम के अंदर आपको केस लाना है। तो उस शेड्यूल का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो उस दिन से शुरू होगा जिस दिन उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और उस दिन के बाद वो टाइम पीरियड शुरू होकर के समाप्त होगा। तो उसको पूरा का पूरा 3 साल हो सकता है, वो 4 साल या 5 साल का टाइम उसको मिल जाए। इसके अंदर केवल 3 व्यक्तियों को लाभ दिया गया है, अव्यस्क यानी माइनर, मूड यानी इडियट या पागल और इंसेन व्यक्ति को। इसके लिए क्या क्या आवश्यक है कि जिस वक्त वाद काल प्रारंभ हो रहा है वादी उस समय निर्योग्यता से ग्रस्त हो, मतलब कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन अरोज हो रहा है, जिस दिन पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी रेकन्ड, उस दिन पागल या माइनर या जड़ होना ज़रूरी है। अगर आप बाद में पागल हो जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन वाद काल को शुरू होना है, जिस दिन आपके पास केस लाने का अधिकार फर्स्ट टाइम आया है, उस दिन आप माइनर हैं या पागल हैं या जड़ हैं तो आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड कर जाएगा। धारा 6(2) क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति 2 निर्योग्यता से ग्रस्त है एक साथ, जैसे पागल भी है या माइनर भी है। अब माइनर है, माइनर तो 18 साल में ठीक हो गया, लेकिन वो पागल 20 साल तक रहा, तो जो उसका निर्योग्यता का टाइम होगा वो 20 साल तक रहेगा। और 20 साल से 3 साल जब वो पागल भी उसका पागलपन भी ठीक हो जाएगा तब उसका निर्योग्यता का काल आगे बढ़ेगा। या फिर एक निर्योग्यता के ख़त्म होने से पहले दूसरी निर्योग्यता शुरू हो जाए। सपोज मान लीजिए एक व्यक्ति 16 साल का है, 16 साल की एज में भी वो पागल नहीं है लेकिन वो माइनर है इसलिए केस नहीं ला सकता। जब वो 17 साल का होता है तो 17 साल का होते होते वो पागल भी हो जाता है। अब चूंकि वो पागल हो गया है तो 18 साल में जब वो मेजर हुआ और वो पागलपन उसका 20 साल तक चलता है, तब वो 18 साल में मेजर होने के बाद केस लाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसका जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो कब शुरू होगा, जब वो 20 साल का हो जाएगा तब उसका वो टाइम पीरियड शुरू होगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक ए व्यक्ति है जिसको कि एक केस लाने का राइट है। जो राइट कब से प्रारंभ हो रहा है, 1/12/2012 को, मतलब 1/12/2012 से वो केस लाने का राइट रखता है। तो जब 1/12/2012 को केस लाने का राइट रखता है तो अगर हम साधारण म्याद काल देखेंगे तो क्या होगा, वेद काल जो लिमिटेशन पीरियड है वो शुरू होगा और 3 साल का पीरियड 2013, 2014 और 2015 में समाप्त हो जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, और यहाँ पे जाने के बाद वो केस नहीं ला सकता। लेकिन अगर हम ये मान ले कि 1/12/2012 को 14 साल का था, अगर वो 14 साल का था तो उसका म्याद काल यहाँ से शुरू नहीं होगा, वो रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा कि अब जब तक वो 18 साल का ना हो जाए। 18 साल का 14 साल का है तो 18 साल का हो जाएगा 15
16, 17, 18, 2016 में जाके वो 18 साल का हुआ। तो अब ये जो म्याद काल जाना शुरू होगा वो 1/12/2016 या जिस भी डेट में वो मेजर होगा पूरा 18 साल का होगा, उस डेट के बाद से वो म्याद काल जाना प्रारंभ होगा। तो 2016 से म्याद काल जाना प्रारंभ होगा और ये 2017, 2018, 2019 तक वो केस लाने का राइट रखता है। मतलब जो राइट 2015 में समाप्त होना था, क्योंकि वो निर्योग्यता से, डिसेबिलिटी से ग्रस्त था, इस वजह से 14 साल की इस वजह से वो 19 साल तक चला। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 2 निर्योग्यताओं से एक साथ ग्रस्त है तो क्या होगा, जब तक वो दोनों निर्योग्यताएं खत्म नहीं होगी तब तक वो उसका म्याद काल जाना प्रारंभ नहीं होगा। अब एक जो है 14 साल का था और 14 साल का वो 2016 में वो मेजर हो गया, लेकिन 2016 में मेजर होने से पहले ही वो पागल हो गया। अब सपोज मान लो वो 2015 में पागल हो गया, 2016 में मेजर तो हो गया लेकिन उसका पागलपन अभी समाप्त नहीं हुआ। पागलपन उसका समाप्त हुआ 2017 में। तो अब ये 2017 से म्याद काल जाना प्रारंभ होगा और ये 2020 तक अब उसको केस लाने का राइट रहेगा। मतलब 2017 से 2020 तक केस लाने का राइट हो गया। अब क्योंकि वो पागलपन भी था इसीलिए उसकी जो टाइम पीरियड है वो 2020 तक हो गया। तो इस तरह से जो निर्योग्यता है, डिसेबिलिटी है किसी व्यक्ति की, वो म्याद काल को बढ़ा देती है, वाद काल का जाना प्रारंभ ही नहीं करती। तो जब तक कि वो निर्योग्य रहेगा तब तक वाद काल जाना प्रारंभ नहीं होगा। अब सपोज मान लीजिए एक केस है, उस केस में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो केस ला सकते हैं, सब मिलकर के केस लाने हैं। एक A, B, C, D कई सारे लोग हैं जिनको मिलकर के एक केस लाने का वादी के रूप में राइट है कि वो केस ला सकते हैं। तो क्या होगा कि वो कहती है धारा 7 कि अगर इनमें से कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति निर्योग्य है और जो व्यक्ति डिसेबल नहीं है, जो एबल है, वो इस लायक नहीं है कि वो इस चीज का पूरा उन्मोचन कर सके। अगर वो इस लायक नहीं है, जैसे डी है जो केवल एबल है, बाकी ये सब माइनर है, और डी इस लायक नहीं है कि वो उन्मोचित कर सकता है, उसको डिस्चार्ज कर सकता है पूरा का पूरा, तो वहां पे वो केस नहीं चलेगा और वो म्याद काल तब प्रारंभ होगा जब इनमें से कोई भी एक व्यक्ति इस लायक हो जाए कि वो पूरे के पूरे केस की जो प्रॉपर्टी है या जो भी चीज है, वैल्यू है, उसका उन्मोचन कर सकता है, जो भी उसमें अनुतोष मांगा गया है। लेकिन यदि इनमें से कोई भी एक इस लायक है, जिस दिन म्याद काल जाना प्रारंभ हुआ उस दिन इनमें से कोई भी एक इस लायक है जो पूरा का पूरा उन्मोचन कर सकता है, तो क्या होगा कि म्याद काल जाना प्रारंभ हो जाएगा सबके खिलाफ। और अगर कोई भी उन्मोचन नहीं कर सकता तो सबके खिलाफ म्याद काल जाना प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि जब तक पूरा उन्मोचन नहीं होगा तब तक आप केस नहीं ला सकते। इसलिए जब तक आप केस नहीं ला सकते तो वो पूरा का पूरा केस सब किसी के खिलाफ भी म्याद काल, आप कहो कि डी तो मेजर था और बाकी सब ये माइनर थे तो डी के खिलाफ म्याद काल खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूरा केस एक साथ ही आना है। तो इसीलिए डी के खिलाफ भी केस जाना प्रारंभ नहीं होगा, सबके खिलाफ एक साथ ही केस जाना प्रारंभ होगा। वाद काल जो है एक साथ जाना प्रारंभ होगा और जो म्याद काल है वो एक साथ ही समाप्त होगा। तो इस तरह से निर्योग्यता यानी लीगल डिसेबिलिटी जो है वाद काल को रोक देती है, वाद काल का जाना रोक देती है। और ये जरूरी है कि जो निर्योग्यता है वो वाद काल के प्रारंभ होने में, मतलब जिस दिन टाइम पीरियड जो है रिकंड होना है उस दिन आपको निर्योग्य यानी डिसेबल होना जरूरी है। सपोज मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ये 1/12/2012 से म्याद काल प्रारंभ होना था, तब तो ये ए व्यक्ति जो था 18 साल का था, मेजर था, तो वो केस लाने का राइट रखता था। लेकिन 2013 में वो अब पागल हो गया, तो अब म्याद काल जाना नहीं रुकेगा। तो वो कह रहा है कि जिस दिन म्याद काल यानी लिमिटेशन पीरियड जो विहित काल है वो जाना प्रारंभ होना है, उस दिन आपका निर्योग्य होना जरूरी है, चाहे आप जड़ हो, चाहे पागल हो, चाहे माइनर हो। उस दिन जिस दिन म्याद काल शुरू होना है उस दिन होना चाहिए। और उस दिन अगर दो निर्योग्यताओं से ग्रस्त है तो दोनों समाप्त होने के बाद म्याद काल जाना शुरू होगा। एक निर्योग्यता से यानी एक डिसेबिलिटी से ग्रस्त थे, लेकिन उस डिसेबिलिटी के समाप्त होने से पहले ही आपको दूसरी डिसेबिलिटी हो गई, यानी पहले माइनर थे, माइनर मेजर होने से पहले ही आप पागल हो गए, तो जब तक दोनों डिसेबिलिटी पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी तब तक आपका म्याद काल जाना प्रारंभ नहीं होगा। थैंक यू। इसी अधिनियम की धारा 7 आगे कहती है कि जहां वाद संस्थित करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के लिए संयुक्त रूप से हकदार व्यक्तियों में से कोई एक किसी निर्योग्यता से ग्रस्त है, मतलब दे आर
several persons who are jointly entitled to institute a suit. Among all of them only one is suffering from such disability, और लेकिन उस एक व्यक्ति के बिना भी पूरे केस का डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो वहाँ पे उसके खिलाफ जो है वाद समय का जाना प्रारंभ हो जाएगा। टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल, मतलब उन सब के विरुद्ध समय का जाना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जहाँ निर्योग्य व्यक्ति की सहमति के बिना उन्मोचन नहीं दिया जा सकता है, बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, टाइम विल नॉट रन एज अगेंस्ट एनी ऑफ देम until one of them becomes capable of giving such discharge without the concurrence of the others or until the disability has ceased। मतलब अगर उनमें से एक भी व्यक्ति निर्योग्य है और उनमें से कोई भी व्यक्ति इतना योग्य नहीं है जो पूरा का पूरा डिस्चार्ज दे सके, तो क्या होगा, वादकाल का जो जाना प्रारंभ है वो किसी के भी विरुद्ध चालू नहीं होगा। भले ही उसमें से कुछ लोग मेजर भी हैं और पागल भी नहीं है, ना जड़ हैं, लेकिन फिर भी सबके खिलाफ वादकाल तभी जाना प्रारंभ होगा जब उनमें से कोई मेजर हो जाए या मतलब पूरी तरह से एबल हो जाए कि वो केस ला सकता है या उन्मोचन दे सकता है, या फिर जब तक कि वो डिसेबिलिटी सीज ना हो जाए तब तक जो है बात को जाना रुका रहेगा और टाइम आगे नहीं बढ़ेगा। आपको ज़्यादा नॉलेज के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। धन्यवाद।